ओम धन्वंतरे नमः। आरोग्य भारत की इस खास पेशकश में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी मसले पर बात करने वाले हैं जी जो आजकल सबकी चिंता बना हुआ है। ये हृदय संबंधी समस्याएं, मतलब दिल की बीमारियां। बिल्कुल। और हम सभी महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट है, हार्ट अटैक है, हार्ट फेलियर भी, इनके मामले रोज बढ़ रहे हैं। और चिंता की बात यह है कि नौजवानों में भी ये चीजें बढ़ रही हैं। हाँ, ये वाकई फिक्र की बात है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद की नज़र से, उसकी समझ से इन सवालों के जवाब ढूंढे। जी हाँ, और देखिए, हमारी ये जो पूरी बातचीत है, ये आधारित है आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म से मिली जानकारी पर। बिल्कुल। हम कुछ अहम सवालों पर गौर करेंगे, जैसे कि आखिर ये दिल के मामले इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? क्या इसमें वैक्सीन का कोई रोल हो सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है आजकल। और क्या सच में घी या तेल ही हार्ट अटैक का मुख्य कारण है? ये भी बहुत सुनते हैं हम। हाँ, ये भी एक आम धारणा है। और अगर किसी ने वैक्सीन लगवा ली है तो भाई वो खुद को सुरक्षित कैसे रख सकता है? जी, ये सब अहम सवाल हैं। और इन सब के पीछे एक मूल सोच है जो आयुर्वेद का आधार भी है। अज्ञानता इज इक्वल टू रोग, ज्ञान इज इक्वल टू आरोग्यता। मतलब सही जानकारी और समझ ही हमें सेहतमंद रख सकती है। बिल्कुल। हमारा मकसद यही है कि हम सब मिलकर इन उलझे हुए मुद्दों की एक साफ तस्वीर बना सकें। लेकिन हाँ, इस जरूरी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बात साफ कर देना बहुत बहुत जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण अस्वीकरण, जिसे हम कहते हैं डिस्क्लेमर, ये समझना बहुत जरूरी है कि आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म जो है, ये एक जागरूकता मंच है। जागरूकता मंच। हाँ, यहाँ जो भी जानकारी दी जा रही है वो आयुर्वेद के अलग अलग ग्रंथों और आरोग्य भारत टीम के अपने वर्षों के अनुभव पर आधारित है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना और अपनी देखभाल सेल्फ केयर में मदद करना। तो मतलब ये हुआ कि ये मंच आपको सेहतमंद रहने के लिए ज्ञान और दिशा देना चाहता है। जी, ताकि लोग अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद ले सके, आत्मनिर्भर बने। सही कहा। लेकिन ये किसी भी तरह से डॉक्टरी इलाज का, मेडिकल ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं है। ये बात बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारी प्रार्थना है कि यहाँ दी गई किसी भी जानकारी या उपाय को अपनाने से पहले अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का और अपने पिछले अनुभवों का इस्तेमाल जरूर करें। और अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो पेशेवर डॉक्टरी सलाह जरूर लें। किसी भी तरह की अप्रिय घटना के लिए ये मंच किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। अब वापस आते हैं अपने आज के विषय पर। जी, हृदय से जुड़ी कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जो आजकल हम ज्यादा सुन रहे हैं? देखिए, मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ब्लड प्रेशर, मतलब हाई बीपी, हाँ, फिर हृदय में दर्द होना, जिसे मेडिकल भाषा में एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं, अंजाइना, फिर हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, और एक और स्थिति है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये सब आजकल काफी आम हो गई हैं तो ये अलग अलग स्थितियां, पर कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई हैं। तो आयुर्वेद इन अलग अलग तकलीफों की जड़ कहाँ देखता है? क्या कोई एक ही मूल कारण है या वजह अलग अलग है? आयुर्वेद हमेशा किसी भी बीमारी को समझने के लिए उसकी जड़ तक जाता है, सतही तौर पर नहीं देखता। और हृदय रोगों के मामले में 3 बुनियादी बातें हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या है वो? पहली, हर इंसान की अपनी एक मूल प्रकृति होती है जिसे हम वात, पित्त या कफ कहते हैं। प्रकृति। दूसरी, हमारी दिनचर्या, मतलब हमारा डेली रूटीन कैसा है। और ऋतुचर्या, यानी मौसम के हिसाब से हमारा रहन सहन कैसा है। दिनचर्या और ऋतुचर्या। और तीसरी बात, हम अपनी प्रकृति और मौसम के हिसाब से कैसा खाना खा रहे हैं। आहार। जी, आहार। इन तीनों के बीच जब संतुलन रहता है तो स्वास्थ्य बना रहता है, और जब इनमें गड़बड़ होती है, असंतुलन होता है, तो रोग पैदा होते हैं। अच्छा, तो ये 3 स्तंभ हैं, प्रकृति, जीवन शैली और आहार। ये तीनों मिलकर दिल को कैसे प्रभावित करते हैं? चलिए सबसे आम समस्या ब्लड प्रेशर से शुरू करते हैं। आयुर्वेद इसे कैसे समझाता है? देखिए, होता क्या है कि जब हम अपनी प्रकृति का ध्यान नहीं रखते, मौसम का ध्यान नहीं रखते, अपनी पाचन शक्ति का ध्यान नहीं रखते, और बस स्वाद के पीछे भागते हैं, कभी भी खा लिया, कुछ भी खा लिया, और फिर उसको पचाने लायक मेहनत परिश्रम नहीं करते। हाँ, आजकल ये बहुत होता है। तो इससे हमारी जो जठराग्नि है, यानी पाचन शक्ति, वो कमजोर पड़ जाती है, मंद हो जाती है। और जब खाना ठीक से पची डाले ही तब क्या होगा? तो वो खाना पूरी तरह पचकर शरीर को ताकत देने की बजाय एक कच्चा, अधपका, चिपचिपा सा पदार्थ बनाता है। आयुर्वेद में इसे कहते हैं आमरस। आमरस? अच्छा। जी,
यही आमरस जब खून में घुलता है तो वो खून को गाढ़ा बना देता है, लसलसा बना देता है, उसकी क्वालिटी खराब कर देता है। और ये गाढ़ा चिपचिपा खून हमारी आर्टरीज यानी खून की जो नलियां हैं उनकी दीवारों पर धीरे धीरे जमने लगता है, चिपकने लगता है। ओहो, यानी आर्टरीज के अंदर एक तरह से गंदगी जमा होने लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे पाइप में कचरा जम जाता है ना। अब जब आर्टरीज अंदर से सिकुड़ने लगती हैं, उनका रास्ता तंग होने लगता है, तो हृदय को, दिल को पूरे शरीर में खून पहुंचाने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। प्रेशर बढ़ जाता है। हाँ, इसी बढ़े हुए दबाव को, प्रेशर को हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये समझिए कि ये हृदय रोगों की शायद पहली घंटी हो सकती है। और अक्सर लोग क्या करते हैं, बस बीपी की गोली ले ली और सोचा कि हाँ, बस प्रॉब्लम सॉल्व, समस्या हल हो गई। जबकि असली कारण वो गलत खान पान, वो आलस, वो तो वैसा का वैसा ही रहता है। और यही सबसे बड़ी चूक है। देखिए, गोली सिर्फ लक्षण को दबा रही है ऊपर ऊपर से, वो जड़ को नहीं काट रही। अगर जड़ यानी वो गलत खान पान, गलत जीवन शैली बनी रही तो आगे चलकर एंजाइना, हार्ट अटैक जैसी और गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। तो ब्लड प्रेशर के बाद अगली सीढ़ी हुई एंजाइना यानी हृदय में दर्द। ये क्यों होता है फिर? जब हाई ब्लड प्रेशर के कारण हृदय पर लगातार दबाव बना रहता है और खून भी गाढ़ा है, आर्टरीज भी सिकुड़ रही हैं, तो हृदय की अपनी मांसपेशियों को, जो खून पहुंचाने वाली बहुत बारीक नलियां होती हैं जिन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, हाँ जी, उनमें भी रुकावट आने लगती है। तो हृदय की मांसपेशियों को ही पूरा पोषण, पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। अरे, मतलब जो अंग सबको खून पहुंचा रहा है उसे ही खून की कमी होने लगती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब हृदय की कोशिकाओं को, सेल्स को पूरा पोषण नहीं मिलता तो वो कमजोर होने लगती हैं, ठीक से काम नहीं कर पाती। इसी पोषण की कमी और खिंचाव के कारण हृदय में या छाती में दर्द महसूस होता है, खासकर जब हम कोई मेहनत का काम करते हैं। इसी को एंजाइना कहते हैं। और हार्ट अटैक इससे कैसे अलग है? वो तो एकदम अचानक सा होता है। हाँ, हार्ट अटैक तब होता है जब वो कोरोनरी आर्टरी में जो जमाव है, जो ब्लॉकेज है, वो इतना बढ़ जाता है कि हृदय की मांसपेशियों के किसी हिस्से को खून मिलना लगभग या पूरी तरह बंद हो जाता है। अब बिना खून और ऑक्सीजन के वो हिस्सा मरने लगता है। आयुर्वेद की भाषा में कहें तो उसे ट्रिपल पी, प्राणवायु, पोषक तत्व और पानी नहीं मिल पाते। इसके शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं ताकि लोग सावधान रहें? लक्षण हो सकते हैं जैसे थोड़ा सा चलने पर ही सांस फूल जाना, बहुत थकान महसूस होना, सीने में भारीपन लगना या दर्द होना। अक्सर क्या होता है कि आराम करने पे ये ठीक लगता है। हाँ, क्योंकि परमात्मा ने हमारी आर्टरीज को जरूरत से थोड़ा मोटा बनाया है, तो शुरुआती ब्लॉकेज में आराम की स्थिति में काम चल जाता है। लेकिन जैसे ही हम मेहनत करते हैं, हृदय को ज्यादा खून चाहिए होता है, तब दिक्कत सामने आती है। आयुर्वेद के अनुसार क्या किसी खास प्रकृति के लोगों में हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है? जी, स्रोत के अनुसार ऐसा देखा गया है कि ये जो ब्लॉकेज वाली समस्या है, ये कफ प्रकृति के लोगों में थोड़ी ज्यादा पाई जाती है। कफ प्रकृति वाले मतलब जिनका शरीर भारी होता है? हाँ, जिनका शरीर थोड़ा भारी, थुलथुल होता है, क्योंकि उनमें आम यानी वो चिपचिपा पदार्थ बनने और जमने की प्रवृत्ति थोड़ी ज्यादा होती है। और कभी-कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करने से या शरीर में गर्मी बढ़ने से आर्टरी में जमा हुआ वो थक्का, वो क्लॉट टूटकर आगे बढ़ जाता है और आर्टरी को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। इससे अचानक सीवियर हार्ट अटैक आ जाता है। अब आते हैं कार्डियक अरेस्ट पर। लोग अक्सर हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को एक ही समझ लेते हैं। आपने कहा था ये अलग है, कैसे? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, इसे समझना जरूरी है। देखिए, हार्ट अटैक में आर्टरी के अंदर पहले से ब्लॉकेज मौजूद होता है। ठीक है। कार्डियक अरेस्ट में जरूरी नहीं है कि कोई पुराना ब्लॉकेज हो, इसमें हृदय अचानक से काम करना बंद कर देता है। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम जैसी। बिना ब्लॉकेज के ऐसा क्यों होता है? आयुर्वेद के अनुसार स्रोत ये बताता है कि ये स्थिति अक्सर वात और पित्त प्रकृति के लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है। वात और पित्त मतलब जो दुबले पतले होते हैं या गर्म मिजाज के? हाँ, बिल्कुल। वात वाले दुबले पतले, रूखे शरीर वाले। पित्त वाले जिनके शरीर में गर्मी ज्यादा रहती है। ऐसे लोग अगर घी, तेल जैसी चिकनाई वाली चीजें कम खाते हैं, लेकिन सूखी, रूखी या गर्म तासीर वाली चीजें जैसे बहुत ज्यादा प्रोटीन, नॉनवेज, शराब इनका सेवन ज्यादा करते हैं, तो उनके शरीर में, खास करके हृदय और खून की नलियों में रूखापन, ड्राइनेस और गर्मी बढ़ जाती है। इससे उनका लचीलापन, इलास्टिसिटी कम हो जाती है। और फिर अचानक क्या होता है? ऐसे में जब ये लोग अचानक अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई जोर जोर से डांस कर रहा है या अचानक तेज दौड़ लगा दी,
तो शरीर में जो बढ़ी हुई वायु है, वात है, उसके प्रभाव से वो कोरोनरी आर्टरीज, जिनमें पहले से ही लचीलापन कम है, वो एकदम से खिंचकर सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ जाती हैं? हाँ, जैसे आप प्लास्टिक की रस्सी को खींचें तो पतली हो जाती है ना। ओह, तो मतलब ब्लॉकेज नहीं हुआ? बिल्कुल, बल्कि आर्टरी ही पिचक गई अचानक। बिल्कुल, ब्लॉकेज नहीं, आर्टरी का अचानक सिकुड़ जाना, जिसे वाजोस्पाज्म कह सकते हैं। इस अचानक सिकुड़न से हृदय की मांसपेशियों को खून और ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत बंद हो जाती है। इससे सीने में बहुत तेज दर्द उठता है और हृदय की धड़कन रुक सकती है। यही कार्डियक अरेस्ट है। बाप रे। तो यहाँ मुख्य कारण ब्लॉकेज नहीं, बल्कि शरीर का अंदरूनी रूखापन, गर्मी, लचीलेपन की कमी और क्षमता से ज्यादा अचानक की गई मेहनत है। ये समझने तो बहुत ही जरूरी था। बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। जी हाँ। अच्छा, अब हार्ट फेलियर क्या है? ये भी धीरे धीरे होता है शायद? हाँ, हार्ट फेलियर एक क्रॉनिक स्थिति है। मतलब ये धीरे धीरे लंबे समय में विकसित होती है। सालों साल गलत खानपान, गलत जीवन शैली से आर्टरीज में वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमता रहता है, जिससे उनका रास्ता संकरा होता जाता है। इस लगातार रुकावट और दबाव के कारण हृदय की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर होती जाती हैं, थक जाती हैं। तो इसमें क्या होता है फिर? हृदय धीरे धीरे शरीर के बाकी अंगों तक जरूरत के हिसाब से खून पंप करने में कमजोर पड़ने लगता है, असमर्थ होने लगता है। शुरुआत में थकान लगती है, कमजोरी महसूस होती है, थोड़ा चलने पर सांस फूलने लगती है। और जब हृदय इतना कमजोर हो जाता है कि वो शरीर की खून और ऑक्सीजन की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता, तो उस स्थिति को हार्ट फेलियर कहते हैं। इसमें हृदय की जो खून पंप करने की ताकत है, जिसे इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। हाँ, सुना है। मतलब एक धड़कन में हृदय कितना प्रतिशत खून आगे फेंकता है वो कम हो जाती है, नॉर्मल से काफी कम। और एक आखिरी स्थिति आपने बताई थी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसमें क्या खास है? इसमें किडनी का रोल, गुर्दों का रोल अहम हो जाता है। देखिए, किडनी का काम है खून से फालतू पानी और गंदगी को साफ करना। हाँ जी। जब किसी वजह से किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती, तो शरीर में और खून में फालतू पानी और व्यर्थ पदार्थ जमा होने लगते हैं। इसका दबाव वापस खून के रास्ते हृदय पर पड़ता है। अच्छा, मतलब किडनी की खराबी का असर सीधा दिल पर। हाँ, इस लगातार पड़ने वाले दबाव से जो हृदय पहले से ही कमजोर है वो और फेल होने लगता है। साथ ही शरीर में पानी जमा होने लगता है, जिसे एडीमा कहते हैं। फेफड़ों में पानी भर सकता है, पैरों में सूजन आ जाती है। इसीलिए इसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। ये हार्ट फेलियर की एक गंभीर अवस्था है। बाप रे, ये तो काफी सारी अलग अलग स्थितियां हैं। तो ये थी हृदय की मुख्य समस्याएं और आयुर्वेद उन्हें कैसे देखता है। आपने शुरू में वो 3 स्तंभों की बात की थी, प्रकृति, दिनचर्या, ऋतुचर्या और आहार। इन्हें थोड़ा और खोलकर समझाएंगे? जरूर जरूर, क्योंकि यही बुनियाद है। पहला स्तंभ है अपनी प्रकृति को समझना। आयुर्वेद मानता है कि हर इंसान की एक मूल बनावट होती है, पैदाइशी। ये 3 तरह की होती है, वात, पित्त या कफ। हाँ। संक्षेप में समझे तो वात प्रकृति वाले लोग अक्सर दुबले पतले, फुर्तीले, बहुत बात करने वाले होते हैं। उनकी त्वचा थोड़ी रूखी हो सकती है, पेट में गैस, कब्ज की शिकायत रह सकती है, मन थोड़ा चंचल रहता है। अच्छा। पित्त प्रकृति वाले अक्सर मध्यम कद काठी के, साहसी, बुद्धिमान, थोड़े गुस्सैल हो सकते हैं, पर गुस्सा जल्दी ठंडा भी हो जाता है। उन्हें गर्मी ज्यादा लगती है, भूख तेज लगती है, पाचन अच्छा होता है। कफ प्रकृति वाले आमतौर पर मजबूत, डील डॉल के, शांत स्वभाव के होते हैं। त्वचा थोड़ी तैलीय हो सकती है, उन्हें नींद ज्यादा आती है, सुस्ती रह सकती है, सर्दी जुकाम जल्दी पकड़ता है, पाचन थोड़ा धीमा हो सकता है। ज्यादातर लोग हालांकि मिलीजुली प्रकृति के होते हैं, जैसे वात पित्त या पित्त कफ, पर उनमें 1 या 2 दोष ज्यादा हावी होते हैं। अपनी प्रकृति जानना पहला कदम है। प्रकृति के बाद दूसरा स्तंभ आपने बताया दिनचर्या और ऋतुचर्या। हाँ, दिनचर्या यानी हमारा डेली रूटीन, कब सोना, कब उठना, कब खाना। और ऋतुचर्या यानी मौसम के हिसाब से हमारा रहन सहन और खान पान। भारत में मुख्य रूप से 6 ऋतुएं मानी गई हैं: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। जैसे हम मौसम बदलने पर कपड़े बदलते हैं ना, हाँ बिल्कुल, वैसे ही हमें अपना खान पान और अपनी आदतें भी मौसम के हिसाब से बदलनी चाहिए। जो खाना सर्दियों में अमृत जैसा है, वो गर्मियों में जहर बन सकता है। इसका कोई उदाहरण देंगे कि कैसे प्रकृति, मौसम और आहार का गलत मेल गड़बड़ करता है? बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए कोई पित्त प्रकृति का व्यक्ति है, मतलब उसके शरीर में पहले से गर्मी ज्यादा है। ठीक है। अब वो गर्मी के मौसम में यानी ग्रीष्म या शरद ऋतु में, जब बाहर भी भयंकर गर्मी पड़ रही है, उस समय वो गर्म तासीर वाली चीजें ज्यादा खाए। जैसे मान लीजिए सरसों का तेल खूब इस्तेमाल करे, लाल मिर्च ज्यादा खाए या दिन भर गर्म चाय कॉफी पीता रहे।
तो क्या होगा? उसके शरीर में तो आग लग जाएगी, गर्मी और बढ़ जाएगी, पित्त बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। सही कहा। और फिर उससे पित्त वाले रोग होंगे, जैसे एसिडिटी, दस्त लगना, स्किन पर रैश निकलना, फोड़े, फुंसी, मुहासे, गुस्सा बहुत ज्यादा आना, माइग्रेन। अब यहाँ पर दोष सरसों के तेल का या मिर्च का नहीं है। दोष है उस व्यक्ति की अज्ञानता का कि उसने अपनी प्रकृति और मौसम के विरुद्ध आहार लिया। एक और उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कोई कफ प्रकृति का व्यक्ति है, मोटा है, सुस्त रहता है। अब वो खूब दूध पिए, दही खाए, मीठा खाए। दूध कफ बढ़ाने वाला होता है, रस धातु बढ़ाता है। तो उसकी जठराग्नि और मंद होगी, मोटापा और बढ़ेगा, बीपी बढ़ सकता है, जोड़ों में सूजन आ सकती है। अब यहाँ दोष दूध का नहीं है, दोष है प्रकृति के विरुद्ध आहार लेने का। समझ गई। तो मतलब बीमारी सिर्फ किसी एक खाने की चीज से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि क्या खाया, कब खाया, कैसे खाया और किसने खाया। ये पूरा समीकरण देखना पड़ता है। एकदम सही, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसीलिए आयुर्वेद का सार है, ज्ञान इज इक्वल टू आरोग्यता, अज्ञान इज इक्वल टू रोग। और यही आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म का भी मुख्य संदेश है कि हमें स्वास्थ्य की सही समझ होनी चाहिए, सिर्फ दवा या अस्पताल पर निर्भर नहीं रहना। अब अगर हम प्रकृति और हृदय रोगों के खतरे को आपस में जोड़कर देखें तो क्या कहा जा सकता है? कौन सी प्रकृति वालों को किस तरह का खतरा ज्यादा है? जी, स्रोत की जानकारी के आधार पर एक मोटा-मोटा अंदाजा लगा सकते हैं। जो कफ प्रकृति के लोग हैं, जिनमें भारीपन, चिकनाई की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, उनमें ब्लॉकेज से जुड़ी समस्याएं जैसे हाई बीपी, हार्ट अटैक जो ब्लॉकेज से होता है, हार्ट फेलियर, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, इनका खतरा थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अच्छा। लेकिन उनमें शरीर में रूखापन कम और लचीलापन ज्यादा होने की संभावना होती है, इसलिए उनमें कार्डियक अरेस्ट जो आर्टरी के अचानक सिकुड़ने से होता है, उसका खतरा कम होता है। और वात पित्त वालों में? जो वात और पित्त प्रकृति के लोग हैं, जिनमें रूखापन वात में और गर्मी पित्त में ज्यादा होती है, उनका लचीलापन कम हो सकता है, तो उनमें कार्डियक अरेस्ट का खतरा ज्यादा हो सकता है। लेकिन उनमें ब्लॉकेज वाला हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर का खतरा तुलनात्मक रूप से कफ वालों से कम होता है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। अब वो सवाल जो आजकल बहुत से लोगों के मन में है, वैक्सीन। स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? और हम यहाँ फिर से साफ कर दें कि हम केवल स्रोत में दी गई जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं, इसका समर्थन या विरोध करना हमारा उद्देश्य नहीं है। ये बिल्कुल निष्पक्षता से। स्रोत का ये कहना है कि वैक्सीन जब शरीर में जाती है तो अपने प्रभाव में वो शरीर में पहले पित्त यानी गर्मी को बढ़ाती है और उसके बाद वात यानी रूखेपन को बढ़ाती है, वो कफ को नहीं बढ़ाती। पित्त और वात को बढ़ाती है? हाँ, स्रोत के अनुसार। और ये प्रभाव कुछ समय तक शरीर में बना रह सकता है। तो इसका मतलब वात पित्त प्रकृति वालों पर इसका असर ज्यादा महसूस होगा? स्रोत के अनुसार हाँ। कफ प्रकृति वालों पर शायद उतना असर न दिखे या कम दिखे, पर वात पित्त वालों को बुखार आना या शरीर में दर्द जैसे लक्षण ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। स्रोत का यह भी मानना है, और ये महत्वपूर्ण है, कि अगर वात या पित्त प्रकृति का व्यक्ति वैक्सीन लगवाने के बाद जब शरीर में पहले से गर्मी और रूखापन बढ़ा हुआ है, उस दौरान अपनी शारीरिक क्षमता से ज्यादा मेहनत कर लेता है, तो वो बढ़ी हुई गर्मी और वात कोरोनरी आर्टरीज को और सिकोड़ सकती है, उनका लचीलापन कम कर सकती है। इससे कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ सकता है। कार्डियक अरेस्ट का? हाँ, स्रोत ये साफ कहता है कि इससे ब्लॉकेज वाले हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर का खतरा नहीं बढ़ता, बल्कि कार्डियक अरेस्ट, अचानक आर्टरी सिकोड़ने वाले का खतरा बढ़ सकता है, वो भी तब जब क्षमता से ज्यादा परिश्रम किया जाए। ये पूरी तरह से स्रोत का विश्लेषण और उनकी समझ है। ठीक है, ये स्पष्ट करना जरूरी था। तो अगर प्रकृति के अनुसार खतरे अलग अलग हैं, तो जाहिर है समाधान भी अलग अलग ही होंगे। तो कफ प्रकृति वालों के लिए क्या उपाय हैं? मान लीजिए किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, वजन ज्यादा है, सुस्ती रहती है। हाँ, अगर किसी की कफ प्रकृति है या खान पान की गड़बड़ी से शरीर में कफ बिगड़ा हुआ है, तो हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए शरीर से भारीपन, चिपचिपापन कम करना और पाचन अग्नि यानी मेटाबॉलिज्म को तेज करना। ये कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले खान पान, मैदा, गेहूं कम करें, चीनी, ज्यादा नमक, डेयरी उत्पाद जैसे दूध, दही, पनीर कम या बंद करें। ठंडी तासीर वाली चीजें, फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये सब कम करना होगा या बंद करना होगा। तो खाएं क्या? मोटे अनाज खाएं, जौ, बाजरा, रागी, मक्का, मौसम के अनुसार। हरी सब्जियां, दालें ज्यादा लें। अदरक, लहसुन, काली मिर्च,
पिपली, हल्दी, हींग, अजवाइन जैसे गरम और पाचन बढ़ाने वाले मसालों का प्रयोग करें। शहद कम मात्रा में ले सकते हैं। और घी का बड़ा कंफ्यूजन रहता है। घी अगर लेना है तो बहुत कम मात्रा में लें और हो सके तो उसमें थोड़ी काली मिर्च डालकर उसकी तासीर बदल लें, या फिर कम फैट वाला दूध इस्तेमाल करें और उसका घी निकालें। शाम का भोजन जल्दी करें और बहुत हल्का करें। हो सके तो सूर्यास्त के बाद न करें। भोजन के साथ ठंडा पानी, दही, छाछ बिल्कुल ना लें। भोजन के बाद चाहें तो अदरक, लहसुन, प्याज का काढ़ा या सिर्फ काली मिर्च, लवंग आदि वटी चूस सकते हैं। पेट साफ रखना बहुत जरूरी है। पानी भी कम पिएं और घूंट-घूंट कर पिएं। और जीवन शैली में क्या बदलाव करें? जीवन शैली में परिश्रम बहुत जरूरी है। आलस छोड़ना होगा। तेज चलना, दौड़ना, योग, खासकर सूर्य नमस्कार, प्राणायाम जैसे कपालभाति, भस्त्रिका, जिससे पसीना आए, वो जरूर करें। इससे अग्नि बढ़ेगी, आम पचेगा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड कम होंगे, आर्टरीज साफ होंगी। उपवास रखना, खासकर हफ्ते में 1 दिन, कफ वालों के लिए वरदान है। तेज भूख लगने पर ही खाएं। जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह से दशमूलारिष्ट, कुमारी आसव या कुछ कड़वी जड़ी बूटियां जैसे नीम, गिलोय, चिरायता आदि ली जा सकती हैं, लेकिन सलाह से ही। अच्छा, अब आते हैं वात प्रकृति वालों पर, जिनका शरीर रूखा और चंचल होता है। उनके लिए क्या समाधान है? वात वालों के लिए लक्ष्य ठीक उल्टा है। हमें उनके शरीर में चिकनाई, स्निग्धता, पोषण, रस और रक्त धातु और स्थिरता बढ़ानी है। तो वो क्या करें? उन्हें रूखी, ठंडी, बासी चीजों से बचना चाहिए, जैसे ज्यादा बाजरा, जौ या सूखे स्नैक्स। आहार में घी, दूध, मक्खन, गेहूं, चावल, मीठे फल जैसे केला, आम शामिल करने चाहिए। मसालों में छोटी इलायची, सौंफ, जीरा, धनिया, मिश्री, मुलेठी, शीशम या पीपल के पत्ते, गुड़हल के फूल जैसी स्निग्ध और मधुर चीजें फायदेमंद हैं। मौसमी फल जरूर खाएं। भोजन हमेशा ताज़ा और गर्म खाएं। साथ में हल्का गुनगुना पानी पिएं। भोजन के बाद सौंफ, मिश्री, मुलठी या छोटी इलायची चूस सकते हैं। और जीवन शैली रखना उनके लिए भी जरूरी है, जैसे हरड़ या त्रिफला घी के साथ ले सकते हैं। शरीर की तेल से मालिश, अभ्यंग, वात वालों के लिए सर्वोत्तम है। औषधियों में जरूरत पड़ने पर प्रवाल पिष्टी, अश्वगंधा, शतावरी जैसी बलवर्धक और स्निग्धता बढ़ाने वाली औषधियां ली जा सकती हैं, पर सिर्फ विशेषज्ञ की सलाह से। इससे रक्त और प्लाज्मा बढ़ेगा, आर्टरीज और हृदय का लचीलापन बढ़ेगा, जिससे अचानक सिकुड़ने का खतरा कम होगा। आखिर में पित्त प्रकृति वाले, जिनके शरीर में गर्मी ज्यादा होती है, एसिडिटी, गुस्से की शिकायत रहती है। पित्त वालों के लिए सबसे जरूरी है शरीर की बढ़ी हुई गर्मी और तीखेपन को शांत करना। तो क्या परहेज करें? उन्हें बहुत ज्यादा गर्म, तीखी, मिर्च मसालेदार, खट्टी, तली हुई चीजें, फर्मेंटेड भोजन जैसे इडली, डोसा ज्यादा न खाएं। शराब, बीड़ी, गुटखा, ज्यादा चाय, कॉफी, इन सबसे बचना चाहिए। सरसों का तेल, तिल का तेल कम इस्तेमाल करें। बहुत तेज धूप में घूमना, देर रात तक जागकर काम करना भी पित्त बढ़ाता है। गुस्सा और तनाव कम करना बहुत जरूरी है। तो उनके लिए फायदेमंद क्या है? उनके लिए ठंडी तासीर वाली चीजें अच्छी हैं। घी, दूध, मक्खन ये पित्त को शांत करते हैं। आंवला, मुनक्का, गुलकंद, मिश्री, नारियल पानी, मीठे रसीले फल जैसे तरबूज, खरबूजा, अनार, हरी सब्जियां, लौकी, तुरई, परवल। मसालों में धनिया, सौंफ, जीरा, छोटी इलायची जैसे ठंडे मसाले अच्छे हैं। तिक्त यानी कड़वे रस वाली चीजें भी पित्त कम करती हैं, जैसे नीम, गिलोय, परवल, करेला कम मात्रा में, वासा, अडूसा। दूध में शतावरी डालकर पीना बहुत फायदेमंद है। और जीवन शैली में सुबह जल्दी उठकर योग, प्राणायाम, खासकर शीतली, शीतकारी, ध्यान, मेडिटेशन करें। ठंडी जगहों पर घूमें, चांदनी रात में टहलें। अच्छे दोस्त बनाएं, मन शांत रखें। औषधियों में शतावरी, प्रवाल पिष्टी, मोती पिष्टी, गिलोय सत्व जैसी ठंडी और पित्त शांत करने वाली दवाएं ली जा सकती हैं। पर फिर वही बात, विशेषज्ञ की सलाह जरूरी है। लक्ष्य है पित्त यानी रक्त की गर्मी कम करना, लिवर की गर्मी कम करना। इससे आर्टरीज में सूजन, इन्फ्लेमेशन कम होगी, उनका लचीलापन बढ़ेगा और अत्यधिक श्रम करने पर भी कोरोनरी आर्टरीज में अचानक सिकुड़न नहीं होगी। कार्डियक अरेस्ट से बचाव होगा। वाह, ये तो प्रकृति के हिसाब से बहुत ही व्यवस्थित और तार्किक समाधान लग रहे हैं।
चलिए अब हम अपनी बातचीत के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक बार फिर से वो जरूरी बात, वो अस्वीकरण दोहरा देते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। कृपया सभी सुनने वाले याद रखें कि ये सारी जानकारी जो हमने साझा की, ये केवल आपकी जागरूकता बढ़ाने और अपनी देखभाल सेल्फ केयर करने के लिए है। इसे किसी भी तरह की डॉक्टरी सलाह या मेडिकल एडवाइस बिल्कुल न समझें। आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य आयुर्वेद के सही सिद्धांतों के अनुसार सही जीवन शैली सिखाना है, न कि किसी बीमारी का इलाज करना। इसलिए हमारी आप सबसे विनती है कि यहाँ बताई गई किसी भी बात को अपनाने से पहले, कोई भी कदम उठाने से पहले अपनी बुद्धि, अपनी समझ का प्रयोग करें और ज़रूरत पड़ने पर किसी योग्य, अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक या अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। इस मंच पर दी गई जानकारी के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के परिणाम के लिए, भविष्य में होने वाली किसी भी अप्रिय घटना के लिए यह मंच किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। हमारा विश्वास वही है, अज्ञानता इज इक्वल टू रोग और ज्ञान इज इक्वल टू आरोग्यता। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी और महत्वपूर्ण बातचीत का निचोड़ सार यही है कि अपने दिल को, अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद व्यक्ति की अपनी बनावट यानी प्रकृति, उसकी रोज की आदतें यानी दिनचर्या, मौसम के अनुसार बदलाव यानी ऋतुचर्या और सही खानपान यानी आहार, इन सब के बीच एक सही संतुलन बनाने पर जोर देता है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से हमारे सभी सुनने वालों को अपनी सेहत को और बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी और आप भी आरोग्य भारत परिवार का हिस्सा बनकर एक स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। और जैसा कि आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म का लक्ष्य है, आपको दवाओं पर निर्भर हुए बिना सही ज्ञान और सही जीवन शैली के साथ आजीवन स्वस्थ रहने में मदद करना। और जाते जाते सभी सुनने वालों के लिए एक विचार, एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिएगा, क्या हमारे हृदय के स्वास्थ्य के लिए सिर्फ आधुनिक मापदंडों जैसे कोलेस्ट्रॉल के नंबर, ब्लड प्रेशर की रीडिंग, सिर्फ इन्हीं पर ध्यान देना काफी है? या फिर हमारी अपनी व्यक्तिगत प्रकृति, हमारे मौसम और हमारी जीवन शैली की ये जो गहरी आयुर्वेदिक समझ है, क्या असल में यही लंबे और सेहतमंद जीवन की असली कुंजी है? सोचिएगा जरूर। ओम।